हाय दोस्तों, बिंदी स्टडी हब में आपका स्वागत है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे हम नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, हमने बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि को पढ़ रहे हैं। बुद्धि में दोस्तों हमने बुद्धि क्या होती है, उसकी विशेषताएं, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का मापन। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि का मापन। अब देखिए दोस्तों, हम बुद्धि का मापन कैसे करते हैं। बुद्धि का मापन दोस्तों, आप सभी सी टेट की या तो यूपी टेट की या तो एमपी टेट या तो सीजी टेट या तो यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। जो पहली बार बुद्धि को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो बुद्धि को एक दो बार पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर बुद्धि से प्रश्न न आए। इसमें से प्रमुख रूप से जो बुद्धि का मापन है, तो बुद्धि के मापन से अवश्य एक दो क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप कहीं का भी पेपर उठा लीजिए, यूपी टेट का, एस टेट का, सीजी टेट का, एमपी टेट का, और दोस्तों आपको यकीन न हो तो जो एमपी टेट का भी 2019 में पेपर कंडक्ट हुआ है वर्ग 2 का, उसमें भी आप उठा करके देख सकते हैं। जिनमें सीडीपी आई होगी उसमें जरूर बुद्धि के मापन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों बुद्धि का मापन किसने किया, बुद्धि का मापन है क्या? तो दोस्तों आपको बता दें कि बुद्धि के मापन में जो अल्फ्रेड बिने थे, तो अल्फ्रेड बिने का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए दोस्तों क्या था, एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्कूल थी और वहाँ पर क्या थे, बिने और साइमन दो घनिष्ठ मित्र थे और दोनों उस फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो स्कूल थी वहाँ दोनों क्या थे, टीचर थे, बिने और साइमन। और दोनों क्या थे दोस्तों, घनिष्ठ मित्र थे। तो दोस्तों इस विद्यालय का रिजल्ट हमेशा कम आया करता था और जो स्कूल थी, इस स्कूल में वहाँ की नगर पालिका का नियंत्रण था। तो बिने और साइमन ने सर्वप्रथम वहीं पर बुद्धि का मापन किया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहाँ पर एक स्कूल थी, वहाँ पर नगर पालिका का नियंत्रण था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बुद्धि का मापन क्या है। तो दोस्तों जो बुद्धि का मापन है, तो हमने आपको बताया कि बुद्धि के मापन में अल्फ्रेड बिने का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए दोस्तों, हम बुद्धि का मापन आपको इतना इजी पढ़ाएंगे, बिल्कुल ट्रिकी पढ़ाएंगे। अब बुद्धि का मापन केवल आप वीडियो को देखिए अंत तक, उसको देखने के बाद आपको बुद्धि को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों हम आज पढ़ते हैं बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन। अब देखिए दोस्तों बुद्धि का मापन क्या है। तो दोस्तों हम बुद्धि के मापन को 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल हमने ट्रिकी रूप में पढ़ाने के लिए ठान लिया है, बिल्कुल ट्रिकी करवाएंगे और वीडियो के लास्ट में आप बोल देंगे कि हाँ हमको बुद्धि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हम बुद्धि के मापन को 3 भागों में बांटते हैं। दोस्तों पहला भाग को हम बांटते हैं, देखिए हमने बताया कि बुद्धि के मापन में अल्फ्रेड बिने का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो 1905 से 1911 के बीच में बुद्धि के मापन में उन्होंने कार्य किए थे। तो दोस्तों हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होते हैं, हम बोल देते हैं, देखिए अल्फ्रेड बिने को हम दोस्तों बिने लिखेंगे, तो बिने के पूर्व का काल, बिने के पूर्व का काल। दूसरा भाग हम बता देते हैं दोस्तों, बिने का काल।
और दोस्तों तीसरा भाग में हम इसको कर देते हैं बीने के बाद का काल। दोस्तों इसको हम सरल करने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला दोस्तों बीने के पूर्व का काल, बीने का काल और बीने के बाद का काल। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीने के पूर्व का काल, अब देखिए बीने ने सन 1905 से 1911 तक बुद्धि के मापन में कार्य किया था। तो देखिए दोस्तों बीने का काल क्या हो गया, 1905 से 1911 तक। तो बीने का पूर्व काल मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि 1905 के पहले, 1905 के पहले बुद्धि का मापन क्या होता था दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1911 से 1916 तक। इसमें हम डेट डाल सकते हैं दोस्तों 1911 से 1916 तक। अब देखिए दोस्तों हमने इसको सरल करने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया है। एक बीने के पूर्व का काल, बीने का काल और बीने के बाद का काल। बीने नहीं दोस्तों, अल्फ्रेड बीने हैं, तो इनका शार्ट नाम दोस्तों हम बीने कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप अल्फ्रेड बीने, क्योंकि हम अल्फ्रेड बीने का पहले सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं तो इतना तो आपको मालूम होगा। तो देखिए दोस्तों अल्फ्रेड बीने के पूर्व का काल को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अल्फ्रेड बीने के जो पूर्व का काल है तो उसमें बुद्धि मापन का आधार क्या था, बुद्धि को कैसे मापते थे, उनके मापन का क्या था, आधार क्या था, किस आधार को रख कर करके बुद्धि का मापन करते थे। उसी तरह बीने के समय में बुद्धि का मापन का आधार क्या था दोस्तों, और बीने के बाद बुद्धि के मापन का आधार क्या था दोस्तों, हम इन तीनों को देखेंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं बीने के काल में बुद्धि मापन का आधार क्या था। तो देखिए बीने के पूर्व में बुद्धि का मापन का आधार था दोस्तों शारीरिक संरचना। अब इसको समझेंगे, शारीरिक संरचना। अब देखिए दोस्तों शारीरिक संरचना का मतलब ये हुआ है कि बीने के जो पूर्व का काल था मतलब 1905 के पहले का काल, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, शारीरिक संरचना। इनके इस काल में मापन का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों, शारीरिक संरचना। अब देखिए 1905 के पहले जो वैज्ञानिक बुद्धि का मापन करते थे तो उन्होंने ये बताया कि शारीरिक संरचना को आधार में रखते हुए उन्होंने बुद्धि का मापन किया। शारीरिक संरचना मतलब अपन कह सकते हैं इसको, जैसे एक कोई भी व्यक्ति है वो क्या है दोस्तों, खूब तगड़ा है, खाया पिया बिल्कुल क्या है दोस्तों, मस्त है। तो मतलब क्या है ये दोस्तों, ये क्या है, एक मोटा व्यक्ति है। और क्या दोस्तों ये क्या है, बेचारा एक दुबला है, एक दुबला व्यक्ति है। तो दोस्तों बीने के जो पूर्व का काल है उसमें बोला जाता था कि अगर व्यक्ति की शारीरिक संरचना, व्यक्ति क्या है, मोटा है, अगर तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, तो उसकी बुद्धि भी कैसी होगी दोस्तों, अच्छी होगी, मतलब वो प्रतिभाशाली बालक होगा। अगर उसकी शारीरिक संरचना कैसे दोस्तों, दुर्बल है, कमजोर है, तो उसकी दोस्तों बुद्धि भी कैसी होगी दोस्तों, कमजोर होगी। इसलिए दोस्तों इस काल को हम अमनोवैज्ञानिक काल कहते हैं। मतलब इसका कोई भी वैज्ञानिक महत्व काल नहीं है, एक ऐसा काल इसको बोल सकते हैं दोस्तों, अमनोवैज्ञानिक काल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी के शरीर की संरचना को देख करके हम थोड़ी पता कर सकते हैं कि क्या है, होशियार है, ये प्रतिभाशाली है। तो जो अल्फ्रेड बीने के पूर्व का काल है 1905 का, इसमें बुद्धि मापन का प्रमुख आधार कौन था दोस्तों, शारीरिक संरचना थी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अमनोवैज्ञानिक काल कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह अमनोवैज्ञानिक काल है। देखिए अमनोवैज्ञानिक काल था, क्यों?
क्योंकि इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है तो शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने बताई कि जैसे व्यक्ति मोटा है तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, अच्छी होगी, वो प्रतिभाशाली होगा, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, उसके जो बुद्धि का IQ होगा एक कितना होगा, 140 से ज़्यादा होगा। इसलिए क्या है दोस्तों, ये अमनोवैज्ञानिक काल है दोस्तों। आप भी इसको मेजर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या व्यक्ति यदि मोटा है तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थोड़ी होगी, वो प्रतिभाशाली थोड़ी होगा, ये कन्फर्म थोड़ी है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं बीने का काल, और फिर बीने के बाद का काल। तो देखिए बीने ने क्या किया था दोस्तों, बीने दो लोग थे, एक बीने और एक क्या थे दोस्तों, साइमन थे। अब देखिए दोस्तों, जो बीने का काल है इसमें बुद्धि मापन का आधार क्या था दोस्तों, मानसिक आयु। क्या था दोस्तों, मानसिक आयु। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, बीने ने मानसिक आयु को आधार में रखते हुए क्या किया, तो इन्होंने बुद्धि का मापन किया। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक काल बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि अगर व्यक्ति मोटा है, तंदुरुस्त है तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इस काल को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक काल। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कब से कब तक दिया था, 1905 से 1911 तक काम किया था। इनके बारे में आगे हम अपन डिटेल पढ़ेंगे। और अपन चलते हैं दोस्तों बीने के बाद का काल। बीने के बाद कौन आएंगे दोस्तों, यहाँ पर टर्मन जी आएंगे। टर्मन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इन्होंने बुद्धि लाब्धि को आधार में रख करके बुद्धि का मापन किया था, बुद्धि लाब्धि। अब दोस्तों ये भी देखेंगे बुद्धि लाब्धि क्या होती है। तो दोस्तों इन तीनों को हम देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बीने ने किसको आधार में रख करके बुद्धि का मापन किया था, तो मानसिक आयु को ध्यान में रख करके बुद्धि का मापन किया था। और बीने के बाद का काल में कौन आएंगे दोस्तों, टर्मन आएंगे। तो टर्मन ने बुद्धि लाब्धि को आधार में रख करके बुद्धि का मापन किया था। तो दोस्तों ये जो अल्फ्रेड बीने के पूर्व का काल है, इस काल में शारीरिक संरचना मापन का प्रमुख आधार थी। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं जो बुद्धि का पहली बार मापन हुआ था। मतलब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। अल्फ्रेड बीने, दोस्तों इसको मिटा दें, आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं अल्फ्रेड बीने का काल। अब दोस्तों चलते हैं अपन अल्फ्रेड बीने के काल में बुद्धि का मापन। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को मानसिक आयु को आधार में रखते हुए बुद्धि का मापन किया था। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं यहाँ से। अल्फ्रेड बीने का काल, यहाँ पर इसको डाल सकते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड बीने का काल। अब दोस्तों हमने पहले ही बता चुका है कि अल्फ्रेड बीने का काल कब से कब तक चलता है दोस्तों, 1905 से 1911 तक अल्फ्रेड बीने जी का काल चलता है। दोस्तों आप कहानियाँ सुने होंगे, लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुँह बिचकाया, ऐसी कहानियाँ सुने क्लास फर्स्ट में। तो हम सेम इसी प्रकार की आपको कहानियाँ सुना करके इसको कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अल्फ्रेड बीने का जो काल था, तो इसके बारे में एक स्टोरी बता दें दोस्तों कि दो व्यक्ति थे। एक का नाम था अल्फ्रेड बीने और एक कौन थे दोस्तों, साइमन। अल्फ्रेड बीने और साइमन। दोस्तों ये दोनों जो व्यक्ति थे तो क्या थे, ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, बिल्कुल कृष्ण और सुदामा के जैसे ये घनिष्ठ मित्र थे। अब दोस्तों होता क्या है कि इन्होंने एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में, दोस्तों बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, देखिए दोस्तों एक फ्रांस की राजधानी पेरिस
फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्कूल थी। उस स्कूल में दोस्तों बिने और साइमन दोनों क्या थे दोस्तों? शिक्षक थे। और इस स्कूल पर दोस्तों नियंत्रण किसका था? जो वहां की नगर पालिका थी। तो इस स्कूल में क्या था दोस्तों? वहां की जो फ्रांस की राजधानी पेरिस की नगर पालिका थी उसका इस पर क्या था दोस्तों? कंट्रोल था, नियंत्रण था। तो दोस्तों क्या हुआ करता था कि इस स्कूल का जो रिजल्ट है, परिणाम है, हमेशा दोस्तों खराब आया करता था। जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा क्या है दोस्तों? खराब आया करता, मतलब कम अंक आया करते थे। तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने और साइमन ने क्या किया कि उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, इस कारण रिजल्ट खराब आ रहा है, या कि टीचर अच्छे नहीं इस कारण रिजल्ट खराब आ रहा है, या कि बच्चों की बुद्धि नहीं है इस कारण उनका रिजल्ट खराब आ रहा है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने, जैसे दोस्तों देखिए क्लास 4th का बच्चा है, क्लास 5 का बच्चा है और क्लास किसका बच्चा है? 6 का बच्चा है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे क्लास 4th का बच्चा है दोस्तों, अगर वो क्लास 4th का बच्चा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि क्लास 4th का बच्चा जो है, तो यदि वो क्लास 4th की बुक को सॉल्व कर लेता है। देखिए दोस्तों इन्होंने 3 भागों में बच्चों को बांटा। देखिए दोस्तों पहला पहले सामान्य बोला बच्चे, फिर उच्च, फिर इन्होंने नीचे दिया मंद। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझना कि इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने, कि जैसे क्लास 4th का बच्चा है, अगर क्लास 4th का बच्चा क्लास 4th की बुक को सॉल्व कर लेता है और क्लास 5th की बुक को भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते या तो सॉल्व कर लेता है, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में रखा उसको? उस बच्चे को उन्होंने उच्च श्रेणी में रखा। हमने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने क्या किया, यदि क्लास 4th का बच्चा है और क्लास 4th की बुक को सॉल्व कर लेता है और क्लास 5th की बुक को भी सॉल्व कर लेता है, तो उस बच्चे को उन्होंने उच्च श्रेणी पे रखा। और यदि बच्चा क्लास 5th का है और क्लास 5th की बुक को सॉल्व कर लेता है लेकिन क्लास 6 की बुक को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने क्या किया दोस्तों? सामान्य श्रेणी में रखा। और दोस्तों यदि क्लास 6 का बच्चा है तो ना वह क्लास 6 की बुक ही सॉल्व कर पाता है और ना ही क्लास 5th की बुक सॉल्व कर पाता है और ना ही क्लास 4th की बुक को सॉल्व कर पाता है। तो ऐसे बच्चों को उन्होंने किस श्रेणी में रखा दोस्तों? मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा। दोस्तों यहाँ एक बार और समझ लेते हैं, यदि क्लास 4th का बच्चा है और क्लास 4th की बुक को सॉल्व कर लेता है और क्लास 5th की बुक को भी सॉल्व कर लेता है, मतलब वो बच्चा क्या है? उच्च है, प्रतिभाशाली बालक है। लेकिन बच्चा यदि क्लास 5th का है और क्लास 5th की बुक को सॉल्व कर लेता है लेकिन 6 की बुक को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो बच्चा कैसा दोस्तों? सामान्य बालक है। लेकिन दोस्तों यदि क्लास 6 का ले लें या तो 4th का ही ले लें, यदि क्लास सपोज करिए 4th का ही बच्चा है लेकिन वो 4th की बुक को सॉल्व नहीं कर पाता है, ना तो वो 3rd क्लास की बुक को सॉल्व कर पाता है, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने क्या किया दोस्तों? मंद बुद्धि के अंतर्गत रखा। दोस्तों एक बार और रिवीजन कर देते हैं। क्या था दोस्तों? अल्फ्रेड बिने का जो काल था दोस्तों, अल्फ्रेड बिने का काल को 1905 से 1911 तक हम मानते हैं। क्या था दोस्तों? 2 व्यक्ति थे, अल्फ्रेड बिने और साइमन थे। दोनों क्या थे दोस्तों? घनिष्ठ मित्र थे। और दोनों दोस्तों फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी उस स्कूल में क्या थे दोस्तों? शिक्षक थे। और इस स्कूल पर नियंत्रण दोस्तों वहाँ की नगर पालिका का था
अब इस स्कूल का परिणाम हमेशा कैसा था दोस्तों, खराब आया करता था। तो इसका पता लगाने के लिए कि परिणाम क्यों खराब आ रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम अल्फ्रेड और बिने ने बुद्धि का परीक्षण किया था। बुद्धि का परीक्षण उन्होंने कैसे किया दोस्तों, यदि क्लास 4th का बच्चा 4th की बुक को भी सॉल्व कर लेता है और 5th की बुक को भी सॉल्व कर लेता है तो वह उच्च श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यदि बच्चा 5th का है, 5th की बुक को सॉल्व कर लेता है लेकिन 6th की नहीं कर पाता है तो वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वाला आएगा। यदि बच्चा क्लास 6 का ही है, या तो आप 4th भी मान सकते हैं, किसी भी क्लास का मान लेते हैं, जैसे क्लास 6 का बच्चा है, अगर वो 6 की बुक नहीं सॉल्व कर पाता, ना तो 5th की भी बुक सॉल्व कर पाता, ना तो 4th की, ऐसा वाला क्या हो गया दोस्तों, आपका मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये था अल्फ्रेड बिने का काल। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो देखिए ये 1905 से 11 के बीच में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस जो सिद्धांत इन्होंने दिया था 1905 से 1911 तक, तो दोस्तों इस सिद्धांत में 2 बार क्या हुए थे, संशोधन भी हुए थे। दोस्तों एक बार ये हुआ था 1908 में इसका संशोधन हुआ था, एक बार 1911 में भी इस सिद्धांत के संशोधन हुए थे। तो कभी कभी दोस्तों ये डेट आपसे पूछ दिया गया है कि संशोधन कब हुए थे, तो 1905, 1908 और 1911 में इस सिद्धांत का संशोधन हुआ। दोस्तों फिर आगे क्या होता है कि 1911 में जो बिने थे, तो बिने की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दोस्तों बिने ने यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं देता है। तो सन 1911 में क्या होता है दोस्तों, बिने की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 2 वैज्ञानिक आते हैं, तो एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों कुहलमान। दोस्तों एक वैज्ञानिक का क्या नाम था, कुहलमान, और एक वैज्ञानिक थे दोस्तों अस्टर्न। दोस्तों क्या हुआ, जब 1911 में अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई तो 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक आता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, कुहलमान, और एक आते हैं दोस्तों इन्होंने अस्टर्न। तो इन्होंने एक फार्मूला देते हैं, तो इन्होंने फार्मूला क्या दिया था दोस्तों कि वर्तमान आयु दोस्तों इन्होंने फार्मूला दिया था दोस्तों मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु। अब देखिए दोस्तों आपने बुद्धिलाब्धि का फार्मूला पढ़ा होगा कि मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु इंटू 100 यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे 100 आया नहीं है, कौन वैज्ञानिक आकर यहाँ पे 100 देगा, जब हम पढ़ेंगे बिने के बाद का काल। तो दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं कि जो 1911 में अल्फ्रेड बिने की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो 2 वैज्ञानिक आते हैं, एक कुहलमान आते हैं और एक अस्टर्न आते हैं, और बुद्धि का फार्मूला देते हैं कि मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, 100 नहीं आया है। तो दोस्तों ये 1911 तक मतलब अपन देखें तो बिने का काल समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों बिने के बाद का काल है, ये देखिए दोस्तों ये वेरी मोस्ट, इससे पेपर में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे कौन आएंगे दोस्तों, टर्मन आएंगे, और टर्मन आकर के दोस्तों बुद्धिलाब्धि की परिभाषाएं देंगे। तो दोस्तों जल्दी से हम इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब क्या हुआ था दोस्तों 1911 के बाद, 1911 के बाद क्या होता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था दोस्तों टर्मन। देखिए दोस्तों ये नाम बहुत फेमस है टर्मन का, इससे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, आगे चल करके आपको पता चल जाएगी कि सीडीपी में इनकी क्या औकात है टर्मन की। तो 1911 के बाद दोस्तों टर्मन आते हैं, और टर्मन ने, हमने पहले बता दिया कि टर्मन ने किसको, बुद्धिलब्धि को आधार में मानते हुए इन्होंने, टर्मन ने दोस्तों बुद्धि लाब्धि को
आधार। देखिए दोस्तों 1911 के बाद क्या होता है, टर्मन आते हैं और बुद्धिलाब्धि को आधार में मानते हुए इन्होंने बुद्धिलाब्धि की परिभाषाएं, बुद्धिलाब्धि का एक परिभाषा और सूत्र देते हैं। दोस्तों ये सूत्र क्या है, इस सूत्र से आप किसी बच्चे की बुद्धिलाब्धि निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा समय नहीं लेंगे दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं जल्दी इसका सूत्र इन्होंने क्या दिया था। तो टर्मन ने ये बताया था कि बुद्धि लाब्धि बराबर, दोस्तों इन्होंने किसको आधार में रख के बुद्धि का मापन किया था, बुद्धि लाब्धि को। तो इन्होंने दोस्तों दिया था कि बुद्धि लाब्धि बराबर मानसिक आयु बटे, यहां पे देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु गुणे, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, 100 दिया था। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आता है कि बुद्धि का पहली बार सफल मापन किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। लेकिन जो दोस्तों ये फार्मूला है कि बुद्धि लाब्धि बराबर मानसिक आय बटे वर्तमान आय इंटू 100, तो ये किसने दिया था दोस्तों, ये टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों कि मानसिक आय बटे वर्तमान आय इंटू 100। अब इस दोस्तों इस फार्मूले का यूज कहाँ होता है, जैसे आपको दे दिया कि एक बालक है और उस बालक की मानसिक आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष, और उस बालक की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 10 वर्ष। तो दोस्तों उसकी बुद्धि लाब्धि कितनी होगी, तो इस फार्मूले में रख करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बुद्धि लाब्धि को हम कैसे निकालते हैं, इसको हम अगले वीडियो में करवाएंगे 2-4 एग्जाम्पल दे करके। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि आगे चल करके बुद्धि का मापन किसने किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों बेसलर बेलेवी बुद्धि परीक्षण, जो हिंदुस्तान का परीक्षण था वो पढ़ेंगे, और जो इलाहाबाद में बैटरी परीक्षण हुआ था वो पढ़ेंगे। तो अभी हम 4 बुद्धि के परीक्षण पढ़ने वाले हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़ेंगे, आर्मी बीटा परीक्षण पढ़ेंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। अगले चैप्टर में अगले हम पार्ट में पढ़ेंगे बुद्धि लाब्धि से संबंधित प्रश्न, कैसे हम बुद्धि लाब्धि निकालते हैं। टर्मन ने बुद्धि का वर्गीकरण भी दिया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि कितनी होगी, सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होगी। तो इसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।